आज हम देखेंगे डीएनए के बारे में, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बारे में। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से रिलेटेड भी है और हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी अगर बेसिक एलिमेंट्स और बेसिक नॉलेज चाहिए डीएनए के लिए तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। डीएनए जो है, पहले नंबर हम इसको ध्यान से ये समझे कि डीएनए जनरली हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उन न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उन्हें हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर का यहाँ पे इमेज दिया गया है, आप इधर से देख सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए deoxyribonucleic acid is genetic material found in the cell of all living organisms। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है, सभी प्रकार के सेल्स के अंदर पाया जाएगा, सभी तरह के जीव जंतुओं में जो कि जिंदा है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि मौजूद है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कई तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। उन सभी के अंदर आपको डीएनए की प्रेजेंस मिलेगी। हालांकि इनमें से कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए की जगह इसी का बेसिक स्ट्रक्चर आरएनए पाया जाता है, पर जनरली आप देखोगे मोस्टली सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे उनमें ज़्यादातर डीएनए ही मौजूद होता है। स्ट्रक्चर देखेंगे। DNA is a double-stranded helix made up of two complementary strands of nucleotides। तो यहाँ पे डीएनए एक डबल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल यानी कि दो हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर है। ये स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको साइड के डायग्राम में दिख रहा होगा। एक स्पाइरल फॉर्म में ये घूमता हुआ स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो कि जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं जो फुली मूव करते हैं, सराउंडेड होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, कुछ इसी तरीके की यहाँ पे इनकी स्ट्रैंड रहती है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और यही अगर साथ में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन कहते हैं, ये यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है और इनके बीच में आपको न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। साइड में आप डायग्राम देख सकते हो, उसमें पूरी तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसके अंदर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स बनते कैसे हैं, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए का बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में एक्चुअली क्या क्या मौजूद होता है। तो चलिए हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल को ही हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। ये शुगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल होते हैं और ये भी अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इसके साथ जुड़ा होता है दूसरा ग्रुप जिसे हम कहते हैं आ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिला करके एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसके अलावा और भी तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, जिसमें कि आपको बताया गया है वन ऑफ फोर नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं, ग्योनिन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन सी से डिनोट होता है और थायमिन इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के अलावा, यानी कि आपके डीऑक्सीराइबोस ग्रुप के और फॉस्फेट ग्रुप के अलावा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस का एक ग्रुप भी पाया जाता है। जनरली 4 नाइट्रोजनस बेसिस के वर्किंग में ये डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें आपको एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और थायमिन मिलेगा। इसको हम टोटली अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन साथ में पेयर बनाएंगे तो एजी हो जाएगा, और साइटोसिन और थायमिन साथ में पेयर बनाएंगे तो सीटी हो जाएगा। ये पेयर्स साथ में मिलकर के रो बनाते हैं, लाइक एजी सीटी। फिर उसके बाद आगे इनका पेयर थोड़ी चेंज होता जाएगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा जी सी टी ए, फिर उसके बाद फिर चेंज होगा तो सी टी ए जी, फिर उसके बाद फिर चेंज होगा तो टी ए जी सी।
इस तरीके से ये कंपोजिशन बदलती जाती है और एक लंबी सी नाइट्रोजनस बेसिस की चेन बनाती है, जो कि आप आगे 11th एंड 12th में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ भी आपको बेसिक ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं। अब इनकी बेस पेयरिंग कैसे होती है? नाइट्रोजनस बेसिस तो हमने देख ली कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जब ये अपने आप को कुछ पेयर्स में अरेंज करते हैं, इन पेयर्स के अरेंजमेंट को ही हम बेस पेयरिंग कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि AG और CT साथ में पेयर करेंगे, तो ये 4 अपने अपने एक इंडिविजुअल पेयरिंग रखेंगे। जैसे कि AG के एक पेयर हो गया और CT का एक पेयर हो गया। ये जो पेयर होते हैं इनको ही हम बेस पेयरिंग कहते हैं। सो बेस पेयरिंग में यहाँ पे एडेनिन A जो है ये पेयर कर सकता है थाइमीन के साथ, तो यहाँ पे AT का पेयरिंग देखने को मिलेगी, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर सकता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे कि AT और GC। फिर इसके बाद ये चेन धीरे धीरे मूव होती रहेगी और एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ से रिमूव होके सामने की तरफ को डायरेक्शन देगा। जैसे कि GC का बाद में आगे चल करके A हटेगा, तो यहाँ बन जाएगा TGCA, और ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, लोकेशन के बारे में और साइज के बारे में। तो DNA contains the genetic instruction for the development, growth and function of all living organism। DNA एक जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करके चलता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले टॉपिक में बताया था कि DNA एक तरीके से जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है जो हमारी ब्रेन की हेल्प से फंक्शनिंग करती है, वर्किंग करती है। हमारा ब्रेन जो भी इंस्ट्रक्ट करता है वही वर्किंग हमारी बॉडी करती है। इसी तरीके से हमारा DNA जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं हमारी बॉडी के सेल्स। तो यहाँ पे ये DNA क्या वर्क करता है? कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर के चलता है, जो कि DNA की हेल्प से सेल की डेवलपमेंट में वर्क करेगा, सेल की ग्रोथ में वर्क करेगा और फंक्शनिंग में वर्क करेगा। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर ये वर्किंग करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोकेशन। लोकेशन मतलब ये किस जगह पे पाया जाता है। तो DNA इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे बताया गया है DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि यूकैरियोटिक में ये यहाँ पे न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं और प्रोकैरियोटिक में ये साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, ना कि न्यूक्लियस में। अब इनका साइज देख लेते हैं। The human genome consists of approximately 3.2 billion base pairs in DNA। ह्यूमन जीनोम यानी कि ह्यूमन के अंदर जो DNA पाए जाते हैं उसके DNA के जो बेस पेयर होते हैं एक DNA में जो पाए जाते हैं वो लगभग 3.2 बिलियंस की अमाउंट में होते हैं। यानी कि एक बेस पेयर का अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो वो कम से कम 10 to 15 अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ के बनता है सेगमेंट। ऐसे मिलाते मिलाते पूरे DNA की कंपोजिशन में जो बेस पेयर मिलते हैं आपको वो लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर के आसपास पहुंच जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अब हम इसके देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या यूनिकनेस पाई जाती है। सो यूनिकनेस में यहाँ देखेंगे ईच पर्सन्स DNA इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस। तो सभी पर्सन के DNA हमेशा अलग अलग तरह के होते हैं, यूनिक होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का DNA बिल्कुल एक समान हो। हाँ, कंपोनेंट्स जो DNA के अंदर पाए जाएंगे उसमें कुछ हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि पेरेंट्स की उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे कुछ हद तक DNA की सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। सिमिलैरिटी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि कुछ सिमिलर दिखना, लगभग सेम नहीं दिखना।
अगर 2 कॉपी होगा डीएनए तो ये बहुत ही मुश्किल है। हर डीएनए में अपने अपने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब जो जुड़वा बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे होते हैं, उनकी डीएनए की कंपोजिशन भी 80 to 90% एकदम सेम होती है। इस कारण से क्या होता है कि उनकी हैबिट्स भी सेम देखने को मिलती है हमें, और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम देखने को मिलता है, उनकी बिहेवियर में भी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी डीएनए कंपोजिशन भी लगभग सिमिलर ही होती है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि डीएनए एक्चुअली में किस तरीके से डिवीजन करता है। तो यहाँ पे डीएनए का डिवीजन जो होता है जनरली वो रेप्लिकेशन मेथड के थ्रू होता है। DNA replicates itself during cell division, ensuring that new cells receive a complete and accurate copy of genetic material. DNA जनरली रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने जैसे सिमिलर कॉपी निकालता है। जब वो डिवाइड होता है तो एक तरीके से वो अपनी ही फोटो कॉपी बना रहा होता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल डीएनए के पास हो वो सिमिलर और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो आगे बनने वाला डीएनए है उस पर भी पहुँचे। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सब में सिमिलर होगा तो बॉडी में जो डीएनए पाया जाएगा वो सिमिलर चीज़ें शो करेगा। ये डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे हेयर की स्ट्रैंड में पाया जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, हमारी स्किन में पाया जाता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स में पाया जाता है। मतलब हमारी बॉडी में हेड टू टो हमारे पास काफ़ी अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्शन बनता है कि अगर किसी तरह की हम साइंटिफिक जांच कर रहे होते हैं या एनालिसिस कर रहे होते तो उसमें डीएनए के थ्रू किसी एविडेंस को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाती है, क्योंकि ये रेप्लिकेट होते हैं तो ये सब जगह एक से और सिमिलर पाए जाते हैं। इस कारण से इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कभी अगर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये वर्किंग होती है तो डीएनए से ईजिली डिटेक्टेबल होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अगर उस पर्सन का डीएनए सेम होगा उस पर्टिकुलर एविडेंस से तो वो सिमिलर वैरायटियाँ दिखाएगा। इस कारण से डीएनए जो होते हैं जनरली रेप्लिकेट करते हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम टू सेम आगे पहुंचता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लास्ट स्लाइड है ये हमारी, और इसमें हम थोड़ी सा डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। ऐसे तो आपने स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, पर डिस्कवर किसने किया था? तो ये स्ट्रक्चर जो था डीएनए का, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक इन 1953 यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करा गया था जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक के थ्रू 1953 में। इन्होंने एक्सरे से इसके बारे में डिस्कवरी करी थी। उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी जैसी एक वर्किंग करी थी, उस क्रिस्टलोग्राफी से उन्हें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा था। अब ये हमारे लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों है या ये हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है? तो डीएनए हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड हाउ वी ग्रो एंड इट कैन इवन हेल्प अस टू मेक न्यू मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट्स। डीएनए का सिर्फ ये काम नहीं है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को हमारी बॉडी में एक पूरी तरह से फैलाए, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारी बॉडी में किस तरीके की वर्किंग चाहिए, हम कौन हैं, किस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है, और हमारी इवन कई सारे डॉक्टर्स की हेल्प होती है डीएनए को समझ करके उसके बारे में मेडिसिन बनाने के लिए। जैसे कई सारी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में कोविड-19 आया था। कोविड-19 ने डीएनए कंपोजिशन में काफ़ी कुछ इफेक्ट डाले थे। अब इसी की इन्होंने एनालिसिस कर करके ही तो आखिर में मेडिसिन हमको बताई और वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स बताए। तो डीएनए से हम इजीली ट्रीटमेंट्स को भी चूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन्स को भी अंदाजे से बता सकते हैं, और इवन डीएनए की अगर प्रॉपरली डिस्कवरी हो तो यहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है कि हम आगे की फ्यूचरिस्टिक कई सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इजीली जान सकते हैं। हालांकि अभी साइंटिफिकली यहाँ तक पहुँचा नहीं है, बट अगर धीरे धीरे इसका एनालिसिस अच्छे तरीके से होता गया तो ये आपको इसकी डिस्कवरी भी शो कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा डीएनए का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी
और डीप एनालिसिस में जाएंगे हम आगे चल करके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे, डीएनए के अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखेंगे। डीएनए से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।